मीथेन का फॉर्मूला है। इज देयर जनरल फार्मूला वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n से मुराद कार्बन एटम्स की तादाद होती है यहाँ पर। व्हेन इट कम्स टू अल्केन्स n कैन रेंज फ्रॉम 1 to 40। जब अल्केन्स जो है उनकी बात होती है तो कार्बन एटम्स की तादाद या n जो है इसका जो नंबर है वो 1 से लेकर 40 तक जो है प्रोसीड कर सकता है। Alkanes are the most significant homologous sequence of compounds in this fashion। तो कहता है कि अल्केन्स इस लिहाज से जो है होमोलोगस तरतीब वाले जो है होमोलोगस सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स यानी मुरक्कबात का एक जैसे मुरक्कबात का एक शानदार किस्म का सिलसिला है। तो अल्केन्स के बारे में मज़ीद भी बात की जा सकती है। असल में सवाल हमारे जहन में चंद एक जो पैदा होते हैं, आप भी सोच रहे होंगे, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, भाई ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो आप गौर से सुन लें, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन के एटमों की जो वैलेंसी है, वैलेंसी तो आप समझते हैं ना कि एटम्स के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को वैलेंसी कहते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स की जो वैलेंसी है वो फुली यूटिलाइज्ड होती है। फुली यूटिलाइज्ड होने का मतलब ये कि पूरी तरह से इस्तेमाल हुई होती है। यानी कार्बन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब जो है वो बॉन्ड बनाए हुए होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन आज़ाद हालत में मौजूद नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है कि वो फुली यूटिलाइज्ड है। हालांकि जो है यानी मतलब इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंगेज्ड होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स के साथ ज़्यादातर जुड़े हुए होते हैं। बहरहाल आपको उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन के एटम्स की वैलेंसी पूरी तरह से जो है वो इस्तेमाल हुई हो, फुली यूटिलाइज्ड हो और यानी उनके इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे इंगेज्ड हों। अच्छा, एक और बात अल्केन्स की खास बात वो ये है कि कार्बन एटम्स के दरमियान तमाम अल्केन्स के मेंबर्स में कार्बन एटम्स के दरमियान हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कहीं पर भी आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मिलेगा। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो वो फिर अल्केन सीरीज का मेंबर नहीं होगा, वो अल्कीन सीरीज का मेंबर होगा। और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो वो अल्काइन सीरीज का मेंबर होगा। बहरहाल उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब आप जानते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, और लोगस का मतलब यानी एक जैसे हिस्सों वाला। समझ आ गई बात? तो होमोलोगस सीरीज यानी ऐसे कंपाउंड्स का एक सिलसिला, ऐसे मुरक्कबात का एक सिलसिला या ग्रोह जिसमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हो, यकसानियत पाई जाती हो, एक जैसापन पाया जाता हो। और एक और बात यह भी है इसमें खास बात समझने की कि हर जो सक्सेसिव मेंबर है यानी अगला मेंबर है उसमें और उससे पहले वाले मेंबर में एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का फर्क होता है। यानी एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम को अगर आप जमा कर दें तो नेक्स्ट मेंबर बन जाता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि बुक में जो है इस हवाले से हमें क्या बताया गया। कहता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है क्लासेस में बांटा गया है, ग्रोह में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी उनकी जो ग्रोहबंदी की बुनियाद है वो उनकी कीमियाई खसूसियात हैं। नामियाती मुरक्कबात को उनमें कीमियाई खसूसियात की बुनियाद पर क्लासेस में तकसीम किया गया है। आ होमोलोगस सीरीज इज द नेम गिवन टू ईच ग्रुप। हर ग्रोह को होमोलोगस सीरीज का नाम दिया गया है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नामियाती मॉलिक्यूल जो एक ही होमोलोगस सीरीज यानी एक ही ग्रोह से ताल्लुक रखते हों
उनमें दर्ज झैल खसूसियात मौजूद होती हैं। नंबर 1, अ जनरल फार्मूला कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज। उस सीरीज के तमाम मेंबर्स के लिए एक जनरल फार्मूला होता है जो उनकी वजाहत कर सकता है, यानी उनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद को बता सकता है। उसके जरिए आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदाजा क्या, यकीनी तौर पर यानी आप बता सकते हैं कि उसमें कितने कार्बन एटम और कितने हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर CnH2n+2। वो कहता है मिसाल के तौर पर अल्केन का जनरल फार्मूला तो आपने पीछे अल्केन्स के टॉपिक में पढ़ ही लिया है, CnH2n+2 है। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है, यानी ना +2 ना -2। और अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 है। तो आपको बात समझ आई। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 AMU। वो कहता है कि इनके जो मुताल्लिका मॉलिक्यूलर मासेस हैं, यानी हर अगले मेंबर के जो मॉलिक्यूलर मास है हर नेक्स्ट मेंबर का सिलसिले में या तरतीब में, वो एक कार्बन एटम उसमें और 2 हाइड्रोजन एटम जो है नेक्स्ट यानी ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे मीथेन की मिसाल लें, उसका फॉर्मूला CH4 है और उससे अगला मेंबर ईथेन है। ईथेन का फॉर्मूला जबकि C2H6 है। तो आप देखिए कि कार्बन के एक एटम में एक एटम आपने ऐड किया, C2 हो गया, और हाइड्रोजन के 4 एटमों में 2 हाइड्रोजन के एटम ऐड किए तो H6 हो गया। तो इस तरह से ईथेन का फॉर्मूला बन गया। अब इसी तरह ईथेन में अगर आप CH2 यानी एक कार्बन का एटम और 2 हाइड्रोजन एटम जो जमा करेंगे तो प्रोपेन का फॉर्मूला बन जाएगा, और प्रोपेन में जमा करेंगे तो ब्यूटेन का फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा उसने कहा कि मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से हर अगला मेंबर जो है वो पहले वाले मेंबर से 14 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट ज्यादा मास रखता है। 14 क्यों? क्योंकि कार्बन के एक एटम का 12 और हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है, 2 का 2 हो गया, तो 12 और 2 14, यानी 12 एंड 2 14 AMU का डिफरेंस आएगा बाय मास नेक्स्ट मेंबर में। अच्छा, अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट आर कंपेरेबल। उनमें ऐसी कीमियाई खसूसियात पाई जाती हैं जिनका मवाजना किया जाता है, मवाजना किया जा सकता है, यानी जो एक दूसरे से मुशाबहत रखती हैं, बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। और उनकी यकसानियत की वजह यह होती है कि उनमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो एक ऐसा एटमों का ऐसा ग्रुप जो किसी भी सिलसिले की का खासा हो, उसको खास किस्म की खसूसियात दे देता हो, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। नंबर 4, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इवॉल्व इन अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। वो कहते हैं उनकी जो तबई खसूसियात हैं, यानी तबई खसूसियात आप समझते हैं ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह। तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनका प्रिडिक्टेबल पैटर्न का मतलब क्या है कि उनकी आप यानी पेशगोई कर सकते हैं उनमें, क्योंकि एक ही तरह से एक ही अंदाज से जो है वो इजाफा होता है, इसलिए आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स राइज इन लॉक स्टेप विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। वो कहता है कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में इजाफा हो जाता है। नंबर 5, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर मैनर। उनको एक ही अंदाज से तैयार भी किया जा सकता है। जाहिर उनकी जब खसूसियात ही एक जैसी हैं तो उनको उनकी प्रिपरेशन में भी सिमिलैरिटी पाई जाती है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर कंसीडर्ड टू बी द पेरेंट्स ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कहता है हाइड्रोकार्बन्स ऐसे नामियाती मादा जात हैं जिन्हें दूसरे नामियाती मुरक्कबात के वालिदैन यानी माँ बाप कहा जा सकता है या समझा जाता है, क्योंकि ये नामियाती मुरक्कबात दूसरे नामियाती मुरक्कबात की पैदाइश का सबब बनते हैं। All other compounds are thought to be made by replacing one or more hydrogen atoms in carbon। अब क्या कहा उसने कि all
other compounds are thought to be made by replacing one or more hydrogen atoms in a hydrocarbon with one or more reactive atoms or groups of atoms। ये बात पीछे भी हो चुकी है, यानी मजीद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें अगर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद में कमी या बेशी की जाए या कार्बन की, तो दीगर कंपाउंड जो है वो बनते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं? तो अल्काइल रेडिकल्स के बारे में भी ये समझ लीजिए कि पहले तो आप रेडिकल को समझें कि रेडिकल क्या होता है। जैसे एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस पर H+ चार्ज आ जाता है और वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, या उसको आप एक रेडिकल भी कह सकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता हो या ले ले, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है और वो एक नेगेटिव रेडिकल बन जाता है। तो रेडिकल असल में एक एटम पर भी मुश्तमिल होता है या ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि यानी जिस पर प्लस या माइनस चार्ज हो, वो क्या है कि रेडिकल कहलाता है। और वो एक फैक्टर के तौर पर या एक ग्रुप के तौर पर दूसरों के साथ जो है वो रिएक्टिविटी या ऐड होने की जो है उसके अंदर सलाहियत मौजूद हो। अब अल्काइल रेडिकल्स क्या हैं? तो अल्काइल रेडिकल्स आर अल्केन डेरिवेटिव्स। वो कहता है अल्केन्स से ही माखूज हैं, अखज किए गए हैं अल्काइल रेडिकल, यानी अल्केन से ही अल्काइल रेडिकल्स जो है वो बनते हैं। वो कैसे कि आप देखिए CH4 जैसे मीथेन है, अगर इसमें एक हाइड्रोजन एटम कम कर दिया जाए तो ये CH3 हो जाएगा, और क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम यानी एक प्रोटॉन कम हो गया तो अब इस पर 1 माइनस चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, तो ये CH3 -1 जो है वो हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखिए कि दूसरा मेंबर जो है इथेन है, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन एटम कम कर दें तो ये C2H5 बन जाएगा, यानी इथाइल बन जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि जो है मीथेन यानी अल्केन ग्रुप के तमाम मेंबर्स में से अगर एक एक हाइड्रोजन एटम आप कम कर दें तो वो अल्काइल ग्रुप का मेंबर बन जाता है, यानी मीथेन मिथाइल बन जाएगी, इथेन इथाइल बन जाएगी, प्रोपेन प्रोपाइल बन जाएगी, ब्यूटेन ब्यूटाइल बन जाएगी, पेंटेन पेंटाइल बन जाएगी, और इसी तरह से सो ऑन। दे आर क्रिएटेड बाय रिमूविंग वन और एन अल्केन हाइड्रोजन एटम एंड आर सिंबलाइज्ड बाय द लेटर R। ये वही बात जो मैंने अभी आपको बता दी कि उन्हें जो है एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके यानी बनाया जा सकता है, तख्लीक किया जाता है, और उनको जो सिंबलाइज किया जाता है यानी उनको के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो R है। देयर नेम इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द लेटर N इन अल्केन विद द लेटर YL। वो कहता है और उनके नाम को आप इस तरह से बना सकते हैं कि अल्केन का कोई भी जो भी मेंबर है उसका आखिर का ANE हटाकर YL लगा दें तो वो एन की बजाय आयल बन जाएगा, यानी मीथेन जैसे है मीथेन तो वो बन गया मिथाइल, और इसी तरह अल्केन है तो बन गया इथेन है तो बन गया इथाइल, और प्रोपेन है तो बन गया प्रोपाइल। द फर्स्ट 10 alkanes and their alkyl radicals are shown in table CnH2n+1 is their general formula। अब वो कहता है ये नीचे दी गई टेबल में आपको 10 पहले अल्केन दिए गए हैं और उनसे फिर बनने वाले अल्काइल रेडिकल्स भी दिखाए गए हैं, और इनका जनरल फार्मूला जाहिर है CnH2n+1 बनता है, यानी अल्केन के मेंबर से एक जो है हाइड्रोजन एटम कम, क्योंकि उसका फार्मूला था H2n+2, इसका है H2n+1 सॉरी। तो आपको बात समझ में आई? अब देखते हैं कि मजीद हमें उन्होंने एग्जाम्पल के जरिए इसके हवाले से क्या बताया। इट इज इजियर टू डिस्कस द मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन रेडिकल्स। वो कहता है कि प्रोपेन और ब्यूटेन के रेडिकल्स की बहुत सारी अकसाम के ऊपर बातचीत करना बहुत आसान है। प्रोपेन है द चेन स्ट्रक्चर। प्रोपेन का क्योंकि जो साख्त है प्रोपेन की वो एक जंजीर नुमा साख्त है, दैट इज स्ट्रेट, और जंजीर भी ऐसी जो बिल्कुल सीधी हो। इट इज टर्म्ड एज नॉर्मल प्रोपाइल। इसे नॉर्मल प्रोपाइल कहा जाता है व्हेन टर्मिनल H इज रिमूव, जबकि एक H प्रोपेन में से कम हो जाए। आइसोप्रोपाइल इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम द मिडल कार्बन इज रिमूव्ड,
जबकि अगर दरमियान वाले यानी ग्रुप में से एक हाइड्रोजन एटम जो है उसको रिमूव कर दिया जाए तो वो आइसोप्रोपाइल कहलाएगी, यानी नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है, फिर वो आइसोप्रोपाइल है। तो ये पोजीशन के हिसाब से यानी इनको नाम दिया गया। ये देखिए, यानी ये आप देख रहे हैं कि नॉर्मल प्रोपेन का कंडेंस फार्मूला है, और यहां से देखें बल्कि कि ये नॉर्मल प्रोपेन जो है प्रोपाइल है, उसमें देखिए कि लास्ट वाले में से एक हाइड्रोजन एटम कम किया गया है, वरना एक्चुअली तो CH3 था लास्ट में और यहां CH2 है। जबकि आइसोप्रोपाइल में वो जो H है ना वो फर्स्ट वाले में से कम किया गया ना लास्ट वाले में से, यानी CH3 ग्रुप में से नहीं बल्कि दरमियान में सेंटर वाले से जो CH2 था उसमें से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो अलग हो जाता है, और ये इस तरह से आइसोप्रोपाइल जो है वो बन जाती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। एक ही मिसाल जो है एग्जाम्पल समझने के लिए काफ़ी है, बाकी एग्जाम्पल्स को आप इसी एग्जाम्पल पर गौर करते हुए समझ सकते हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना जारी रखिएगा, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है और हमारी हिम्मत जो है उसमें इजाफा होता है। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया।